हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो कि 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लोग चार टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन चारों टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप का क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस कम्बिनेशन रिएक्शन में किसे कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो दोज केमिकल रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single substance कहा जा रहा है कि दोज केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, उसके बाद में कोई एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर फिर एक सिंगल सब्सटेंस यानी एक सिंगल पदार्थ को, एकल पदार्थ को बना रहे हैं, वो सभी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन का एक शाब्दिक अर्थ हम लोग बोल सकते हैं कि ये जुड़ना होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है, यानी जुड़ जुड़ कर बना हुआ। तो हम लोग लिख दें कि इसका क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, सीधा सीधा हो जाएगा। यानी जुड़ जुड़ कर आपस में जो बने हुए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो आपस में जुड़ जुड़ के फिर एक कोई नया सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला है कि H2 प्लस Cl2। तो H2 हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। H2 हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। तो H2 वो भी गैसियस स्टेट में, Cl2 वो भी गैसियस स्टेट में। और ये बनाएंगे क्या? जब आपस में दोनों, यानी एक सिंगल सब्सटेंस, ये दोनों सिंगल सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और यही ये डिफिनेशन भी कह रहा है। और अब तो ये क्या हुआ है? जुड़ गए, दोनों आपस में जुड़कर फिर एक नया पदार्थ बनाए हैं, इसलिए जुड़ना का मतलब कॉम्बिनेशन, जुड़ने के बाद ये रिएक्शन हुई है। और जब जो पदार्थ बना है, यहाँ पर सब्सटेंस बना है, इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे? तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो HCl बना है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है इसमें कि क्या है सेकंड में कि MgO2। अब यहां पर Mg जो है उसे मैग्नीशियम कहते हैं। Mg हमारा क्या है? मैग्नीशियम है। और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन है। अब यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस Mg, एक सिंगल सब्सटेंस, और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं, कॉम्बिनेट हो रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बना रहे हैं? 2MgO बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2MgO बना रहे हैं यहां पर। तो यहां पर हमारा कंपाउंड जब Mg और O2 मिलता है तो क्या बन रहा है? 2MgO बन रहा है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद में तीसरा रिएक्शन जो है उसमें, तो यहां पर हमारा सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स और Cl2 यानी क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स। अब सोडियम क्या है? यहां पर ये क्या था? Mg मेटल था। Mg क्या था? मेटल था। और मेटल सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। O2 क्या है हमारा? गैसियस स्टेट में रहेगा। O2, G फॉर गैसियस स्टेट, S फॉर सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्योंकि Mg है। उसी तरीके से जो हमारा सोडियम है वो भी क्या है? एक प्रकार का मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। और सोडियम के मेटल होने के कारण से, और ये Cl2 क्या है? गैस है। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, तो बनेगा क्या? 2NaCl बनेगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में है? ये सोडियम क्लोराइड हमारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। और सोडियम क्लोराइड को सिंपल साल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा? सिंपल साल्ट। सोडियम क्लोराइड का नाम सिंपल साल्ट होता है। उसके बाद में है कि हमारा जो फोर्थ नंबर का रिएक्शन है वो कह रहा है कि 2H2, जो कि H2 यानी हाइड्रोजन गैस ही होती है, तो H2 क्या हो जाएगा? हमारा गैसियस स्टेट में है। O2 भी हमारा क्या है?
यहाँ पर गैसियस स्टेट में है क्योंकि दोनों गैस हैं, और ये दोनों गैस जब आपस में कॉम्बिनेशन करती हैं तो बनाता है 2H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और 2H2O यहाँ पर हमारा क्या होता है, वाटर होता है। 2H2O क्या होता है, वाटर होता है, और जो कि किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। उसी तरीके से ये अमोनिया बनता है यहाँ पर कि N2 ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा, और 3H2 ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा। और ये हाइबर प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रियल मेथड में, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है ये हाइबर प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइबर प्रोसेस। और अमोनिया का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर उत्पादन करने के लिए हाइबर प्रोसेस के द्वारा ही अमोनिया बनाया जाता है, ज्यादा मात्रा में बनने के लिए। तो यहाँ पर N2 गैस और 3H2 गैस, इन दो ये सब दोनों कॉम्बिनेट होते हैं, यानी आपस में मिलते हैं और बनाते क्या है, NH3 बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। अमोनिया कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अमोनिया हो जाएगा, जो कि N2 + 3H2 से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा, अब ये तो अमोनिया है, अभी तक क्या चल रहा था कि इधर मॉलिक्यूल्स चल रहे थे या एटम्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी चल रहे थे, फिर कंपाउंड बना रहे थे। इधर हम लोग कुछ देखेंगे कंपाउंड आपस में मिलकर भी बना रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। कि यहाँ पर NH3 ये भी एक कंपाउंड है जिसका नाम अमोनिया है, हमने अभी बताया, अमोनिया। उसके बाद में HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब NH3 यानी अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैसियस स्टेट में है। ये दोनों कंपाउंड जब आपस में मिलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी इनमें, तो ये बनाएंगे NH4Cl, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या बनाएंगे ये, अमोनियम क्लोराइड, जो कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आते हैं कि जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिले तो बनाया क्या, NH4Cl, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद में 7th नंबर का जो है ऑप्शन, ये है हमारा रिएक्शन की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसियस स्टेट में है। और O2 यानी ऑक्सीजन, O2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये O2 और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, SO3, 2SO3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, SO3, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। फिर कह रहा है CaO + H2O, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO यानी क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। CaO को बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम भी कहते हैं। और इसका रिएक्शन जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी जो चूना लेकर आते हैं मार्केट से, उस पर देखो वाटर यानी पानी डालो तो उसमें हीट एंड बबल्स वगैरह साथ में निकलने लगते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्केल्ड लाइम बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी लिक्विड फॉर्म में बनता है, तो इसका नाम हो जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड।
इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे क्या कहते हैं, स्केल्ड लाइम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, दूसरा नाम इसका जो होगा कॉमन नेम, उसे हम लोग स्केल्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। और CaO हमारा क्या है, क्विक लाइम है। CaO क्या है, क्विक लाइम है। नेक्स्ट है कि कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बनाते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं गैसियस फॉर्म में। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा है कि CO, ये कौन सी गैस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सीधा सीधा बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार आप लोग देखिए और इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं इस रिएक्शन का कि क्या होता है। तो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है, उस प्रकार की रिएक्शन होती है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक और एक, यानी ये भी मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स, यानी क्या हो गए, दो मॉलिक्यूल्स आ गए, दो से अधिक भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि आपस में मिलकर क्या बनाए, एक सिंगल सब्सटेंस बनाए। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंगल है, यहाँ पर MgO सिंगल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर NaCl सिंगल है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन का जो दूसरा प्रकार है, सेकेंड टाइप है, उसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। अगला जो है केमिकल रिएक्शन का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद, तो वो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना, टूट जाना। डीकम्पोजिशन का शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग लें तो डीकम्पोज होना, दैट मीन्स टूट जाना, ब्रेक डाउन होना। यानी कोई सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन होना, यानी एक सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हुआ, टूटा। टूटा तो दो या दो से अधिक पदार्थ बने, सब्सटेंस बने या मॉलिक्यूल्स बने, वो हमारे क्या होंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे। जैसे दोज रिएक्शन इन विच, क्या कह रहा है, दोज रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, कैसा रिएक्टेंट, कैसा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, यानी टूट जा रहा है, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट जा रहा है, और टूटने के बाद गिव दे रहा है क्या, 2 or more, यानी दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट। क्या दे रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट, यानी टूटने के बाद दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है, यानी बना रहा है, उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब, डीकम्पोजिशन का मतलब यदि हम लोग शुद्ध हिंदी इसकी यानी सही से देखें क्या होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि विघटन। क्या लिख सकते हैं इसका, विघटन। ओके, और विघटन का मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, टूट जाना। ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और है, हम ऐड किए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कोई चीज है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी पदार्थ है, कुछ भी है, उसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहां पर लिखा है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग यदि इसकी बात करें कि एंडोथर्मिक, यहां पर बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये जानेंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। तो सिंपल लाइन एक वर्ड लिखो, हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब का मतलब उष्मा, यानी हीट, उष्मा, एनर्जी का अवशोषण होना, यानी एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, और जो एक और इसी का होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट का निकलना, प्रोड्यूस होना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड। क्या, हीट, हीट, हीट
प्रोड्यूस होना, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि बताया गया है कि एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी, तभी टूटेगा। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसे नीड होती है, आवश्यकता होती है किसकी, एनर्जी की आवश्यकता होती है, किस लिए, प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ करके और दो या दो से अधिक पदार्थों में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीड होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है इसलिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ये जस्ट अपोजिट होती है, विपरीत, उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें जुड़ती हैं फिर सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या है कि कोई सिंगल रिएक्टेंट है वो टूटा है, फिर दो से अधिक प्रोडक्ट बना है। ओके, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे लाइम स्टोन भी हम लोग कहते हैं। ये क्या है, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताए हुए हैं, इसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन हिंदी में चूना पत्थर होता है, हिंदी में क्या होता है, लाइम स्टोन चूना पत्थर होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे नाम है, लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस CaCO3 क्या होता है, ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि क्या है, हीट दिया जा रहा है इसको, क्या किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है इसको, और देने से क्या होता है कि ये टूट जाता है। ये सिंबल जो है, डेल्टा जो सिंबल है, ये हीट का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं क्विक लाइम। और ये हमारा क्या होता है, ये तो जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा। ओके, अब यहां पर इसको हम लोग नाम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नाम क्या देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है वो हीट के प्रेजेंस में हुआ है, और हीट के प्रेजेंस में होने के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो एग्जाम्पल हमारा है वो है 2HgO। क्या है, 2HgO। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं हम लोग तो वो किस में टूट जाता है, मरकरी में, और O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और हमको मरकरी मिल जाता है। थर्ड हमारा एग्जांपल है 2FeSO4, फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, 2FeSO4, दैट मीन्स इसे क्या कहेंगे हम लोग, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं हम लोग तो यहां पर क्या बनता है हमारा, Fe2SO3, Fe2O3 क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और SO2 और SO3 निकल जाता है। Fe2O3 जो कि हमारा फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और ये तो जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा, और ये हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट रिवीजन करते हैं क्या होता है। कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो टूट टूट कर बने, यानी कोई एक पदार्थ है, कोई एक सब्सटेंस है जो आप टूटा है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल गया, टूट करके कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वही एग्जाम डिफिनेशन है हमारा कि दोज रिएक्शन ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल रिएक्टेंट यानी कोई एक सिंगल पदार्थ है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो टूटता है, ब्रेक डाउन टूट जाता है किसमें, टू गिव टू आर मोर सिंपल प्रोडक्ट, यानी दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट देता है टूट करके, वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेक डाउन करने के लिए, नए सब्सटेंस बनाने के लिए। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीजें हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग इसके थर्ड टाइप के रिएक्शन पर चलते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का तीसरा स्टेप होता है। अब अगला रिएक्शन जो हम लोग बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन का, वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, निकाल हटा देना, उसको विस्थापित कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब होगा विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोज रिएक्शन ऐसे रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच ऐसे रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट, क्या बोल रहा है, वन एलिमेंट यानी एक तत्व, वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ एनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, टेक प्लेस यानी स्थान ले रहा है, कैसा, एनदर एलिमेंट, किसी दूसरे का, किसी दूसरे एलिमेंट का स्थान एक एलिमेंट है वो ले रहा है। यानी ये दूसरे, ये वाले एलिमेंट जो है अनदर एलिमेंट, इस एलिमेंट को हटा करके और जो कोई दूसरा एलिमेंट है वो आकर वहां पर बैठ जा रहा है, जुड़ जा रहा है उससे। ओके, और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं, समझे। अब इसमें कहा जा रहा है पॉइंट दूसरे तरीके से, इसको हम लोग और नाम दे सकते हैं कि दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। तो दूसरे तरीके से है कि ऐसे रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो ये वाला एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को हटा करके फिर आकर वहां जुड़ेगा, तो कहा जा रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्या कहा जा रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव यानी ज्यादा रिएक्शन करने वाला, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव को। किसको करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके स्थान से, उस सॉल्यूशन से, उस एक्वस सॉल्यूशन से जिसमें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, वहां से उस एक्वस सॉल्यूशन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो उसको हटा करके अपना जाकर वहां पर खुद जुड़ जाएगा। ओके, तो वो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक सीरीज हमने बनाया है, ये जो है ये सीरीज। ओके, इस सीरीज में कहा जा रहा है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कैसी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कैसी सीरीज है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग का मतलब, तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, किसमें, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब हुआ कि के मीन्स सिंबल है पोटेशियम का, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, इन सभी में पोटेशियम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। पोटेशियम कैल्शियम के स्थान को ले सकता है, यानी कैल्शियम को क्या कर सकता है, उसके रिएक्शन से एक्वस सॉल्यूशन से हटा करके अपना खुद जुड़ जाएगा। फिर सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, हाँ यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम दो बार लिख गया, चलो चलो कोई बात नहीं। कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, और मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम, जेडन यानी जिंक, एफी मीन्स आयरन, फेरस,
हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है अभी तक के ये सब मेटल थे हमारे, ये सब क्या थे, मेटल थे। यहाँ से यहाँ तक के जितने हैं ये हमारे सबके सब क्या हैं, मेटल हैं। ये सबके सब क्या हैं, मेटल के अंतर्गत आते हैं, मेटल। ओके, तो अभी तक के ये मेटल थे, तो इन मेटल में जो पहले है वो इन सबको उसके एक्वस सॉल्यूशन से हटा सकता था, बिल्कुल हटा सकता था। बट अब यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, जो कि हमारा क्या है, अकेला नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन को भी यहाँ तक के आने वाले जो एलिमेंट हैं वो उसके कंपाउंड से, उसके एक्वस सॉल्यूशन से हटा सकते हैं। बट अब यहाँ पर जो कुछ हमारे दिए, जैसे कापर Cu, Ag यानी सिल्वर, और Au मीन्स गोल्ड, ये तीनों के कंपाउंड, ये तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन को उसके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं हटा सकते हैं। ये जो H हमारा हाइड्रोजन है, इसको कापर, Ag और Au यानी सिल्वर और गोल्ड उसके कंपाउंड से, एक्वस सॉल्यूशन से नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये कापर, Ag और Au ये सब लेस रिएक्टिव हैं, किससे, हाइड्रोजन की तुलना में। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास इनसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। ओके, तो इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि CuSO4 प्लस Zn। CuSO4 हमारा क्या है, कापर सल्फेट है, क्या है, कॉपर, कापर सल्फेट। और Zn हमारा क्या है, तो एक मेटल है। Zn क्या है, जिंक है। Zn जिंक मेटल है, जिंक मेटल है। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में यदि हम लोग देखें तो जिंक हमारा यहाँ पर है, जिंक कहाँ है, यहाँ पर है। और उसके बाद में Cu, कापर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में Zn पहले आ रहा है, जिंक पहले आ रहा है। तो ये जिंक कापर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से बिल्कुल हटा सकता है, तुरंत हटा देगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये Zn जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, और Zn जो होगा वो ये SO4 के साथ ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और Cu एज अ मेटल वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। Cu एज अ मेटल, कापर मेटल क्या होगा, वहां से हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। सेकंड में हमारा कुछ और हम लिखे हुए हैं, इसमें बता रहा है क्या, हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज किसकी, ये जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सब हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। कैसे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। ये भी किसमें लगे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। किसके, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये लगे हुए हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए। यानी फ्लोरीन सबसे, पूरे हाइड्रोजन फैमिली में जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एलिमेंट आते हैं, उनमें से फ्लोरीन सबसे पहले हो। फ्लोरीन इन सबको इसके एक्वस सॉल्यूशन से हटाने की क्षमता रखता है, यानी इतना रिएक्टिव है। उसके बाद में आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर कि जो Cl2 + 2Kbr, तो यहाँ Br जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है वो क्या है, हमारा ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। और Cl2 हमारा क्या है, Cl2 क्लोरीन है। और ये दोनों कहाँ के हैं, हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। यहाँ पर देखो Cl2 फिर Br, यानी Cl2 क्या है, रिएक्टिव है, किससे, Br2 से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये Cl2 क्या करेगा, यहाँ से Br को भगा करके और अपना आकर यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा, और जुड़ने पर क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। KCl क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। और Br2 क्या, Br2 जो होगा वो एक्वस फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये ऐसा हमारा, ये जो हमारा है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और किसके स्टेप में है, तो ये है हमारे हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट के स्टेप में। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा कॉमन देखें तो MgHCl, तो Mg जो है वो Cl से क्या है, रिएक्टिव है। Mg जो है वो हमारा Cl से क्या है, रिएक्टिव है। और ये क्या करेगा, Mg आकर के यहाँ पर नहीं, Cl की बात नहीं करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की बात करेंगे। Mg जो है हाइड्रोजन को यहाँ देखते हैं, Mg यहाँ पर है
और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर है, तो Mg हाइड्रोजन को उसके एक्वस सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा, हटा सकता है, तो इसलिए Mg और 2HCl, तो यहाँ पर क्या होगा, Mg आकर के HCl क्लोरीन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा उसके सॉल्यूशन से, और यहाँ बना लिया जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव कर दी जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम भी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन से आगे है, पहले यानी रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करेगा, ऑक्सीजन से जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम लोग अगला स्टेप देखते हैं जो इसका अगला रिएक्शन है। ओके, अगला हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो बार विस्थापन, यानी दो बार नहीं बोले तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ऐसे, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि दोज रिएक्शन इन विच, डिफिनेशन होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें टू डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयन, दो अलग अलग प्रकार के जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो अपने आयंस को चेंज करेंगे। अभी हम सिखाएंगे कि कैसे चेंज किया जाएगा। आयंस को चेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बनाएंगे, यानी एक्सचेंज देयर आयन। बहुत जरूरी है ये पॉइंट, ये लाइन हमारी, कि एक्सचेंज देयर आयन यानी अपने आयंस को चेंज करेंगे। दो डिफरेंट रिएक्टेंट, कौन, दो डिफरेंट रिएक्टेंट जो होंगे वो अपने आयंस को चेंज करेंगे और बनाएंगे क्या, टू न्यू कंपाउंड, टू न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे। हमारे टू न्यू कंपाउंड, नए कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। इन दिस रिएक्शन, अच्छा अगली लाइन क्या कही जा रही है कि इस रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन में, क्योंकि दो रिएक्टेंट की जरूरत होगी, है ना, तो दो रिएक्टेंट की जरूरत होगी, तो दो रिएक्टेंट में दो प्रोडक्ट भी बनेंगे, दो या दो से अधिक भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें जो बनेंगे तो उसमें से एक इनसॉल्युबल हमेशा रहेगा, एक जो हमारा होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल हमेशा रहेगा। यानी इन दिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन सब्सटेंस, यानी एक हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसा रहेगा, एक सब्सटेंस हमेशा इनसॉल्युबल रहेगा, यानी वो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, और वो एज अ पीपीटी रहेगा। एज अ क्या रहेगा, पीपीटी रहेगा। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट, कैसा रहेगा, प्रेसिपिटेट रहेगा। अब जो है प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में बॉटम में बैठ जाना। कोई सॉल्यूशन है उसमें से कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो जाकर बॉटम में बैठ गया है और वो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हुआ, यानी सॉल्यूबल नहीं हुआ है, उसे पीपीटी कहते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए देखें तो BaCl2, BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, BaCl2 का नाम देंगे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन करवाएंगे, तो आपस में तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा Ba है, ये बेरियम है, ये यहाँ के SO4 को क्या करेगा, साथ में लेकर, और यहाँ क्या बना देगा हमारा, BaSO4 बना देगा, जिसे बेरियम सल्फेट कहेंगे। नाम क्या देंगे यहाँ पर हम इसका, बेरियम सल्फेट। अब यहां पर यदि देखा जाए कि आयंस का ही चेंज हुआ है, आयंस ही जस्ट चेंज हुए हैं। जैसे BaCl2 है तो इस पर क्या हो जाएगा, +2 निगेटिव हो जाएगा,
अब यहाँ पर नहीं, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। बेरियम क्या मेटल है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। उसी प्रकार से Cl2 में हमारा 2 निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम पर 1 निगेटिव होता है, 2 सोडियम है यानी पॉजिटिव होता है, मेटल पॉजिटिव होते हैं, तो सोडियम पर क्या होगा 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से SO4 पर हमेशा 2 निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं 2 निगेटिव होते हैं। तो आयंस ही चेंज हो रहे हैं। ये बेरियम है, सल्फेट को लेकर के बेरियम सल्फेट बना रहा है, और हमारा सोडियम जो है वो क्लोरीन को साथ में लेकर के और यहाँ क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसका नाम क्या हो, ये तो जानते ही कि क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है। अब इसके आयंस चेंज कैसे देखेंगे, तो आयंस चेंज में ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि Ba2 पॉजिटिव और प्लस में क्या है SO4 2 निगेटिव। अब ये जब बनेंगे आगे तो क्या बन जाएगा BaSO4, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 मेटल का यानी बेरियम और सोडियम दोनों का आपस में क्या हुआ, आयन चेंज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपस में 2 मेटल डिस्प्लेस हो गए हैं अपने स्थान से, जिस कारण से इसका नाम हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया। ओके, हम लोग क्या कहेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। और दूसरा हमारा है NaCl, दूसरा क्या है NaCl है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि Ag जो है वो Cl को पकड़ेगा, ऐसे Ag पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये क्या बना देगा AgCl बना देगा, क्या बना देगा AgCl। तो हमारा यहाँ ये क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, एक बात हुई थी पीपीटी की, तो यहां पर देखेंगे हम लोग BaSO4 किस में प्राप्त हुआ है, सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हुआ है, और सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होने के कारण ये क्या बनाएगा पीपीटी, यानी नीचे की तरफ जो एरो बनाते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, हमारा पीपीटी है, ये क्या है पीपीटी है। और ये एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट जो होगा एज अ पीपीटी बॉटम में बैठ जाएगा। जस्ट सेम यहाँ पर भी होता है क्या, और यहाँ पर जो Na है वो NO2 NO3 को लेकर के यहाँ बना देगा सोडियम नाइट्रेट, क्या बना देगा सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, सिल्वर यानी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो होगा एज अ पीपीटी यानी बॉटम में बैठ जाएगा, ये क्या बनाएगा पीपीटी बनाएगा। और जो सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसके बॉटम में जाकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। इस तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समाप्त होता है। इसका हम लोग फिर से देखेंगे एग्जाम डेफिनेशन, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे 2 रिएक्टेंट जिनमें उनके मेटल के यानी 2 मेटल आपस में अदला बदली करें, 2 मेटल का आपस में अदला बदली हो, यानी 2 आयंस का आपस में अदला बदली हो, इंटरचेंज करें, आपस में चेंज हो जाएं, और चेंज होने के बाद क्या करें, 2 नए नए कंपाउंड का निर्माण करें, वो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत। थैंक यू। इसके आगे का जो एक बचा है टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन चीज़ों के और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी समझना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आज तक यही पॉइंट इस वीडियो में पढ़े हैं, 4 पॉइंट पढ़े हैं, चारों पॉइंट आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा रिवर्स करके भी, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।